हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल रैपिड ग्रास्पर। आज हम क्लास 7th NCERT साइंस चैप्टर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कवर करेंगे। ये चैप्टर है प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे वो अपने इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं, उन्हें खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। कुछ ऐसे ही टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पूरा ही चैप्टर प्लांट्स के बारे में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है, क्योंकि फूड के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता। आपने क्लास 6 में कुछ न्यूट्रिएंट्स जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं इनके बारे में भी पढ़ा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सभी पोषक तत्व कहे जाते हैं जिन्हें हम पोषक भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें ये तो पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि सजीव प्राणियों को भोजन चाहिए होता है, और प्लांट्स भी सजीव होते हैं। पर प्लांट्स कुछ खास हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना भोजन खुद बना सकते हैं। दे कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। पर एनिमल्स ऐसा नहीं करते, यानी जिसमें हम भी हैं, ह्यूमंस भी हैं। हम भी अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब आप सोचेंगे किचन में मम्मी तो खाना खुद बनाती है, पर नहीं, हम प्लांट्स या फिर उनके द्वारा जो भी पार्ट्स होते हैं वही अपने भोजन में इंक्लूड करते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स के पार्ट्स यूज़ करते हैं। हमारे लिए जो कच्चा भोजन है वो या प्लांट से है या फिर एनिमल से है। हम उनके द्वारा उन पर निर्भर हैं, या तो हम प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर। इससे पता लगता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, यानी कि हम सीधा या फिर अपरोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर हैं। देखें हम आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण की विधियाँ। प्लांट्स को पादप भी कहा जाता है। तो कैसे प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं ये हम देखते हैं। अभी हमने देखा कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, यानी कि उन्हें ही यह विधि आती है जिससे वे अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसके लिए उन्हें चाहिए पानी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस एंड मिनरल्स, खनिज। ये रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे पदार्थ उन्हें उनकी सराउंडिंग्स, उनके आसपास वातावरण से ही मिल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व किन्हें कहा जाता है? सभी के मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा, बार बार हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसकी बॉडी बनाने में, उसकी ग्रोथ यानी कि बढ़ने में, उसके किसी डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में और ऊर्जा, एनर्जी देने के लिए चाहिए होते हैं। सभी लाइफ प्रोसेसेस यानी कि सभी जैव प्रक्रियाओं को करने के लिए न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? खाने से, भोजन से। तो देखते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि न्यूट्रिशन वह तरीका है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म या सजीव अपने अंदर खाना लेता है और उसका अपनी बॉडी में यूज़ करता है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, पोषण। अब पोषण की कुछ विधियां होती हैं। कुछ जीव तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, जैसे हमने देखा था प्लांट्स, और कुछ जीव दूसरों पर डिपेंड हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, जैसे कि एनिमल्स। तो इसी प्रकार पोषण की भी दो विधियां हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे पहले ऑटोट्रॉफिक, फिर हेटेरोट्रॉफ्स। तो पहले समझते हैं ऑटोट्रॉफिक। जैसे कि वर्ड ही क्लियर कर रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, यानी ऐसे सजीव जो अपना खाना खुद बनाएं।
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा कुछ सिंपल सब्सटेंस यूज करके, उसे कहेंगे ऑटोट्रॉफिक, हिंदी में स्वपोषण। ऐसा विधि जिसमें सजीव अपना खाना खुद बनाए यानी कि दूसरों पर डिपेंड ना हो, इसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और प्लांट्स इसी विधि को अपनाते हैं, इसलिए इसके एग्जाम्पल हुए प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो ऑटोट्रॉफिक मोड यूज करेंगे उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। तो प्लांट्स क्या हुए? ऑटोट्रॉफ्स। दूसरी विधि हेटेरोट्रॉफ्स। एनिमल्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये वह खाना यूज करते हैं जो प्लांट से प्रिपेयर होता है। एनिमल्स और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स टेकिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स द्वारा प्रिपेयर किया हुआ फूड खाते हैं, इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। जस्ट अपोजिट, ऑटोट्रॉफिक सेल्फ नरिशमेंट एंड हेटेरोट्रॉफिक अदर्स, जो अदर्स पर डिपेंड हो। समझ आया बच्चों? हम आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, उनमें ऐसी भी क्या खास बात है जिससे वो अपना खाना खुद बना रहे हैं? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, चलो समझते हैं। प्लांट्स में ऐसी फूड फैक्ट्री कहाँ लगी है जो खाना बना रही है? क्या ये फूड प्लांट्स के कुछ ही पार्ट्स में बन रहा है कि सब पार्ट्स में बन सकता है? और प्लांट्स इन रॉ मटेरियल्स यानी कि जो कच्चा पदार्थ उन्हें खाना बनाने के लिए चाहिए वो कहाँ से ले रहे हैं? और ले रहे हैं तो फिर वो प्लांट के हर पार्ट तक कैसे पहुंच रहा है, या फिर फूड फैक्ट्री तक कहाँ से पहुंच रहा है? आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया है यह, नाम है इसका फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। फूड फैक्ट्री की बात हुई, हम सबको पता है हमारे घर में कहाँ बनता है खाना? किचन में। तो ऐसे ही पौधों में खाना बनता है उनकी पत्तियों में, लीव्स में। और किचन तक सब सामान पहुंचना चाहिए ना खाना बनाने के लिए। इसी तरह लीव्स में भी सारा रॉ मटेरियल जो उन्हें चाहिए वो पहुंचना ज़रूरी है। अब क्या क्या चाहिए होता है? पहला जो उन्हें कच्चा पदार्थ चाहिए वो है वाटर एंड मिनरल्स यानी कि जल और खनिज पदार्थ। ये उन्हें कहाँ से मिलेंगे? हम पौधों को जल कहाँ देते हैं? हम तो पौधों को जल रूट्स में देते हैं, पानी रूट्स में दिया जाता है। तो वाटर एंड मिनरल्स मिट्टी में जब प्रेजेंट होते हैं, जड़ उन्हें सोख लेती है और यही ट्रांसपोर्ट यानी कि पहुंचाए जाते हैं लीव्स तक। तो पहला रॉ मटेरियल हुआ हमारा वाटर एंड मिनरल्स। आपको एक शॉर्ट 2 लाइन्स रूप में भी बताया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। पहला रॉ मटेरियल हो गया। दूसरा मटेरियल चाहिए इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इनका दूसरा रॉ मटेरियल है यानी कि दूसरा कच्चा पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब गैस है तो गैस कहाँ से आएगी? इनके आसपास जो वायु में वातावरण है यहीं से गैस अपने अंदर लेंगे। और गैस कहाँ से इनमें अंदर प्रेजेंट है? लीव्स में। हमें पता है लीव्स ऐसी होती हैं और लीव्स में इनकी सरफेस पे ऊपर भी और नीचे भी, नीचे की सतह पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और इन्हीं पोर्स के द्वारा, जिन्हें हम स्टोमेटा यानी कि रंध्र कहते हैं, इन्हीं पोर्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव्स के अंदर एंटर करती है। समझ आया बच्चों? पहला हमें क्या पढ़ा था? वाटर एंड मिनरल्स जड़ों से मिलता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हें स्टोमेटा यानी कि रंध्र से मिलती है। और रंध्र आगे डायग्राम में हम समझेंगे रंध्र कैसे होते हैं, कुछ ऐसे। यहाँ देखिए रंध्र का डायग्राम दिखाया गया है। लीफ में सरफेस के ऊपर और नीचे की तरफ थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसे कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। देख रहे हैं बच्चों, ये पोर्स
इन पोर्स में बीच में इन्हें स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं। ये बीच में ये इन्हें स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं, यानी कि यहाँ से रंध्र का द्वार है, ये रंध्र के द्वार। और इन्हीं रंध्र के द्वारों को कुछ गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि इनकी ओपन होना, इनका क्लोज होना, ये गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं, जिन्हें हिंदी में द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। तो कुछ ऐसे स्टोमेटा होते हैं, ये एक दिखाया गया है इसलिए इसे स्टोमा रंध्र कहा गया है। यहीं से कौन एंटर करती है, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो वाटर एंड मिनरल्स उन्हें लीव्स, अब लीव्स में जड़ों से वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक कैसे आएंगे? लीव्स तक कैसे आएंगे, क्वेश्चन आना तो लाजमी है। देखते हैं। पानी नीचे जड़ों ने एब्जॉर्ब कर लिया और छोटी छोटी ट्यूब्स के द्वारा, स्टेम्स में भी ट्यूब्स होती हैं, जैसे आप देखते हैं ना पाइप की तरह, ऐसे ही स्टेम्स के अंदर पाइप की तरह रूट से लेकर स्टेम्स तक और पूरे ही सिस्टम तक, जहाँ तक भी प्लांट की हाइट है वहाँ तक एक पाइप वेसल्स रन करती हैं। पाइप्स की संरचना, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, जाइलम नाम दिया गया है इन पाइप्स को। और ये पाइप्स जड़ पानी को जड़ों से लेकर लीव्स तक पहुंचा देते हैं, यानी कि एक कंटिन्यूअस पाथ, एक रास्ते की तरह जो पानी है मिनरल्स के साथ, खनिज के साथ लीव्स तक पहुंच जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वेसल्स, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, नीचे से ऊपर की ओर पानी को ले जाती हैं। आप चैप्टर 11 में इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। पहेली को एक क्वेरी आई है कि लीव्स में ऐसी भी क्या खास बात है कि वो अपना खाना खुद बना लेती हैं और अदर पार्ट्स प्लांट का खाना नहीं बना पाते? अब आप खुद ही बताइए, किचन में ऐसा क्या खास है कि प्लांट वहाँ खाना खुद बना रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, पर बाकी घर के किसी और कोने में खाना क्यों नहीं बनता? मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे रॉ मटेरियल, यानी कि तीसरे कच्चे पदार्थ की ओर, जो प्लांट्स को चाहिए खाना बनाने के लिए। कौन सी प्रोसेस चल रही है बेटा? ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो तीसरा यहाँ पर हम लेंगे जो रॉ मटेरियल है, क्लोरोफिल। नाम याद कीजिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ये लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसे हिंदी में हरे रंग का वर्णक, पत्तियों में जो हरा रंग हम देख रहे हैं, पत्तियां हरी हरी होती हैं, वो इसी पिगमेंट के कारण होती हैं, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों? ये लीव्स को, पत्तियों को सनलाइट एनर्जी, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, उसे संग्रहित, उसे कैप्चर करने में पौधे की सहायता करता है। और सूर्य का प्रकाश ही वो चौथा रॉ मटेरियल है जिसके कारण पौधे अपना खाना बना पाते हैं। तो क्लोरोफिल ने क्या किया? क्लोरोफिल ने लीव्स की सहायता करी कि वो सनलाइट को कैप्चर कर पाए, और ये सनलाइट एनर्जी यूज होगी खाना बनाने के लिए। तो बच्चों क्या क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए पदार्थ चाहिए 4 खास। प्रकाश संश्लेषण के लिए पदार्थ चाहिए 4 खास। एक जल खनिज, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा क्लोरोफिल, चौथा सूर्य का प्रकाश। याद हुए बच्चों? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए पदार्थ चाहिए 4 खास। एक जल खनिज, वाटर मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट में जो प्रक्रिया हुई, लाइट में जो खाना बनने की प्रक्रिया हुई, ये चारों पदार्थ आपस में जुड़े, कंबाइन हुए और पौधे ने अपना खाना बनाया। इसलिए इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस।
तो हमें 4 पदार्थ याद हो गए, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये पौधे को बहुत ज़रूरी हैं और ये पूरी ही प्रक्रिया एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर, क्योंकि सोलर एनर्जी कौन कैप्चर करेगा? लीव्स। और किस रूप में इसको स्टोर किया जाएगा? खाने के रूप में, भोजन के रूप में। ये 4 पदार्थ मिलकर पौधे को खाना बनाने में सहायता करेंगे। इसलिए पौधे के लिए सबसे अल्टीमेट सोर्स, या कहें हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे ऊर्जा का चरम स्रोत, जिसको सबको ऊर्जा दे रहा है, वो है सन। अगर सन ना हो तो पृथ्वी पर ऊर्जा बन ही नहीं पाएगी, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना इमेजिन कर सकते हैं कि लाइफ कैसी होती है अर्थ पर? अगर प्रकाश संश्लेषण ना होता तो हम क्या होते? ये पूरी धरती कैसी होती? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोई खाना ही नहीं होता। क्योंकि सभी जीव जो तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड हैं? प्लांट्स पर। जो प्लांट्स खाना बना रहे हैं उस पर। और फोटोसिंथेसिस ही ना हो तो खाना भी नहीं बनेगा और कुछ लाइफ भी नहीं होगी, जीवन नहीं होगा। तो यहाँ से हमें पता लगा कि फोटोसिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑक्सीजन, एक और नाम आ रहा है यहाँ पर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस भी बहुत ज़रूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए। क्यों? ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन कहाँ से आई? ऑक्सीजन आई फोटोसिंथेसिस से। जब प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर ली तो उन्होंने ऑक्सीजन गैस में उसे कन्वर्ट कर दिया। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? क्लोरोफिल लीव्स में था, सनलाइट वातावरण से मिल गई, वाटर रूट से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ने अंदर ले ली और ऑक्सीजन उन्होंने एज अ प्रोडक्ट उत्पाद बनाकर बाहर छोड़ दी। इस प्रोसेस को आप इक्वेशन, एक समीकरण के रूप में देखिए। पौधों ने क्या क्या यूज़ किया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि 2 चीज़ चाहिए, और भी क्या चाहिए? सनलाइट और क्लोरोफिल, यानी कि ये 4 चीज़ें चाहिए प्लांट्स को। 1 2 3 4। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। और जब ये चारों चीज़ आपस में मिलेंगी तो पौधे क्या बनाएंगे खाने के रूप में? कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टार्च का ही रूप है, और ऑक्सीजन गैस। ये दोनों वो वातावरण में छोड़ेंगे। ये हम खा लेते हैं, जो भी पौधे हम खाते हैं उनमें यही स्टोर होता है, और इसी से पौधे अपना खाना बनाकर अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी सेल एनर्जी के लिए वो उसे यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन गैस वो बाहर रिलीज़ कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, और जिसे हम इनटेक करके अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, हम जीवित रह पाते हैं। तो पौधों ने हमें क्या दिया? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। बच्चों, ये 2 चीज़ें फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें हमें फोटोसिंथेसिस के बाद ही मिली हैं। ठीक है, डायग्राम्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लीव्स का एक सेक्शन दिखाया है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमा कहाँ होते हैं सरफेस पर, ये चीज़ें आपको दिखाई गई हैं डायग्राम में। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है। इस डायग्राम को आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, कौन सी गैस रिलीज हुई? कौन सी गैस रिलीज हुई बच्चों? ऑक्सीजन गैस। और क्या प्रिपेयर किया? फूड, स्टार्च, जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में उन्होंने बनाया। स्टार्च की प्रेजेंस हम चेक भी कर सकते हैं कि स्टार्च बना या नहीं। इसके लिए नीचे एक एक्टिविटी दी गई है आपको, अभी हम करेंगे, समझेंगे उसको भी। पर उससे पहले हम ज़रा बॉक्सेस को भी कवर करते हुए चलते हैं, कि कई बार आपके क्वेश्चंस बॉक्सेस से भी आ जाते हैं। तो ये पहला बॉक्स था सेल्स के बारे में, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका, आपको ये वर्ड नया लग रहा होगा कि कोशिका क्या होता है? सेल्स। बच्चों देखो, जैसे एक पूरी बिल्डिंग को बनने के लिए ईंट से ईंट जुड़ती चली जाती है और एक दीवार बन जाती है,
इसी तरह हमारी बॉडी या फिर किसी भी सजीव लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स, सब की बॉडी, सेल्स, जब सेल्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो एक बॉडी बन जाती है। हायर क्लासेस में आप 8th क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर के सेल्स क्या होते हैं, पर हम छोटा सा कवर करके चलते हैं। तो सेल समझ आए आपको कि सबसे टाइनी यूनिट्स हैं, सबसे छोटी जो एक संरचनात्मक इकाई है बॉडी की, वो है सेल। और सेल्स हम अपनी ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, इसको हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बने होते हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कुछ बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं जिन्हें मल्टी सेलुलर या फिर बहुकोशिकीय कहते हैं। सेल्स किससे इनक्लोज होता है? ये जो सेल की बाउंड्री आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये है बेटा सेल मेम्ब्रेन, ये चीज बाउंड्री। फिर सेल के अंदर सेंटर में एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर, एक गोलाकार स्ट्रक्चर है, ये इसे कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस केंद्रक। और तीसरा यहाँ पर एक और सब्सटेंस आपको बताया है, न्यूक्लियस के चारों, ये आप डॉट 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 देख रहे हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे जेली आप खाते भी हैं, ऐसे ही गिलगिला जेली जैसा अलग स्ट्रक्चर होता है, इसे हम साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये 3 पार्ट हमने सेल में यहाँ पढ़े हैं। सेल समझ गए? सबसे छोटी यूनिट किसी बॉडी की उसे कहते हैं सेल। फिर सेल मेम्ब्रेन, बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस केंद्रक जो कि सेंटर में पाया जाता है, और तीसरा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट बॉक्स हम कवर करेंगे यहाँ पर, ये है कि लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस और कहाँ कहाँ होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में तो होता ही है, पर पौधे में और भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उनके हरा तना, ग्रीन स्टेम्स, उनकी ब्रांचेस, ग्रीन ब्रांचेस, या डेजर्ट प्लांट्स जो मरुस्थल प्लांट्स होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं, उनमें आपने देखा है कैक्टस में छोटे छोटे कांटे नामों पत्तियां होती हैं, स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं। क्यों? ताकि पानी कम लॉस हो। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है, वाष्पोत्सर्जन इसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन में पानी पत्तियों के द्वारा बाहर निकलता है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए वहाँ की पत्तियाँ स्पाइन जैसी हो जाती हैं, ताकि बहुत ही कम पानी लॉस हो। जितना ज़्यादा पत्तियों का एरिया होगा उतना ज़्यादा पानी बाहर ज़्यादा निकलेगा। तो इसीलिए प्लांट्स के कौन कौन से और पार्ट्स हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस यानी खाना बन सकता है, उनके कोई भी ग्रीन पार्ट्स में, पर पत्तियों में सबसे ज़्यादा बनता है। ग्रीन स्टेम्स भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। इस बॉक्स से हमने ये जाना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं। अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचा पाएँ और सबको ही ये समझने में आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep smiling, remain healthy, stay safe. Thank you.